नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बार यूपी में नई सरकार के गठन से पहले मैराथन बैठक चल रही है। इस बैठक में योगी कैबिनेट की सूरत और सीरत पर चर्चा हुई ताकि 2024 के रण क्षेत्र की बिसात बिछाई जा सके। इस बार योगी कैबिनेट में एक्स फैक्टर भी दिखाई देगा, जो पहले कभी शायद करने की कोशिश नहीं हुई, वो इस बार योगी कैबिनेट में दिखाई दे सकती है। मतलब जिसकी जितनी भागीदारी उसको उतने हिस्सेदारी मिल सकती है, क्योंकि ये नारा विपक्ष नेता लगाते आए हैं और ऐसे में बीजेपी उन लोगों तक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रही है जो विपक्षी नेता अपना एजेंडा साधने के लिए करते रहे हैं। और ऐसे में सवाल है कि नई कैबिनेट, नई उम्मीद और 2024 में मिलेगी जीत। इसी मुद्दे पर करेंगे बात, पूछेंगे सवाल कि बीजेपी की रणनीति की क्या है विपक्ष के पास काट, क्योंकि नई सरकार के साथ केंद्र की लड़ाई की बिसात भी बिछनी शुरू हो गई है। पहले देखिए ये रिपोर्ट और उसके बाद होगी इस पर बात। नई कैबिनेट, नई उम्मीद, 24 में जीत। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। मंत्रिमंडल में जैसी भागीदारी वैसी हिस्सेदारी। साथियों, ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो पुअर, प्रोएक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं। नारी शक्ति से विजय, कैबिनेट में जगह। हमारी बेटियां, हमारी ये स्त्री शक्ति भाजपा की जीत की सारथी बनी है। योगी कैबिनेट में शिक्षित समाज की हिस्सेदारी। प्रदेश में सुरक्षा, सुशासन की जो एक सुदृढ़ नींव भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खड़ी की थी, उस पर फिर से अपना प्रचंड बहुमत दिया है और मैं इसके लिए पूरे प्रदेशवासियों का, गोरखपुर वासियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। न्यूज 18 का खास शो देखिए, महाबहस। और जब बात हो रही है योगी कैबिनेट की, तो इस बार योगी कैबिनेट में एक्स फैक्टर क्या रहेगा ये भी हम आपको बता देते हैं। तो एक्स फैक्टर क्या है योगी कैबिनेट का? सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जो बातें अभी तक सामने आई है कि योगी कैबिनेट 2.0 का एक्स फैक्टर होगा उम्र, जाति, शिक्षा, हिस्सेदारी, क्षेत्र। इसे थोड़ा सा डिटेल में बता दूं। उम्र बहुत मायने रखेगा विधायकों का और उसके आधार पर तय होगा कि उनको मंत्री बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, क्योंकि सिर्फ 5 साल नहीं बल्कि अगले 10 साल का विजन बीजेपी की ओर से देने की बात हो रही है। जाति का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है कि जो समीकरण है, सोशल इंजीनियरिंग है, चुनाव के दौरान दिखी, वो कैबिनेट में भी दिखे। शिक्षा, इस बार प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया कि शिक्षा, शिक्षित और उस पर जोर रहना चाहिए। हिस्सेदारी, यानी कि जिसकी जितनी भागीदारी सरकार बनाने के लिए, विधायकों में जितनी भागीदारी है, लड़ने में जितनी भागीदारी, जिस जाति की, जिस क्षेत्र की, उतनी हिस्सेदारी कैबिनेट में भी मिले, सरकार में भी मिले। और क्षेत्र का भी ख्याल रखा जाएगा। 4 जोन में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है, 4 क्षेत्रों में, और ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी क्षेत्र अछूता या फिर किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, सबका प्रतिनिधित्व बराबर रहे कैबिनेट में। स्वतंत्र देव सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, संभावित चेहरे हैं। किस बात के लिए संभावित चेहरे? डिप्टी सीएम को लेकर भी उनकी बात हो रही है। बेबी रानी मौर्य जो उत्तराखंड के राज्यपाल रही, इस बार उन्होंने आगरा से विधानसभा चुनाव लड़ा, जीत कराई, उपाध्यक्ष बीजेपी की, और कहा जा रहा है कि इस बार वो कैबिनेट में नजर आ सकती हैं, डिप्टी सीएम के तौर पर नजर आ सकती हैं। ये चर्चा भी चल रही है। तो कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे आ सकते हैं, न्यूज 18 आपको बता रहा है। ये देखिए, सूत्रों के हवाले से खबर है कि 15 पुराने मंत्रियों को जगह मिल सकती है। ये बड़ी बात है। 3 सहयोगी दलों से मंत्री हो सकते हैं, यानी कि सहयोगी दल, अपना दल की बात करें या निषाद पार्टी की बात करें, निषाद पार्टी से 1 मंत्री बनाया जा सकता है, जबकि अपना दल एस से 2 मंत्री इस बार योगी कैबिनेट में नजर आ सकते हैं। आज ही अनुप्रिया पटेल ने मुलाकात की है, जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, उनके धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात हुई, डॉक्टर संजय निषाद ने भी दिल्ली में मीटिंग की है। तो वहां से 3 चेहरे देखने को मिल सकते हैं। और ये देखिए,
योगी मंत्रिमंडल में महिलाओं की संख्या इस बार बढ़ी हुई नजर आ सकती है और ऐसा इसलिए क्योंकि महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा है बीजेपी को जीत दिलाने में और ये इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं। क्यों हो सकती है शामिल बेबी रानी मौर्य? मौर्य समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं और महिला भी हैं। क्यों हो सकती है शामिल अपर्णा यादव? तो एसपी से बगावत का तोहफा इन्हें मिल सकता है। युवा चेहरा है लगातार कई मुद्दों पर और जब वो समाजवादी पार्टी में थी तब भी बीजेपी की नीतियों का स्वागत करती रही हैं, तारीफ करती रही हैं। अदिति सिंह भी शामिल हो सकती हैं। वजह क्या है? कांग्रेस से बगावत किया इन्होंने, रायबरेली सदर बहुत ही महत्वपूर्ण सीट बीजेपी की झोली में डाला, युवा चेहरा भी है और ये जब कांग्रेस में थी तब भी सीएम योगी आदित्यनाथ की नीतियों की तारीफ करती रही है, पीएम मोदी की तारीफ करती रही है। अंजुला सिंह महिला युवा होने का फल इन्हें भी मिल सकता है, ये भी जीत कर आई और काफी मेहनत। डॉक्टर सुरभि इन्हें पढ़ी लिखी हैं, डॉक्टर हैं सुरभि और इनको भी मिल सकता है कैबिनेट में एक जगह मिल सकती है, सीट मिल सकता है। केतकी सिंह 8 बार के विधायक राम गोविंद चौधरी को इन्होंने मात दी है इस बार और इस बात की वजह से इन्हें भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। अगर ये शामिल होती हैं तो ये एक बड़ी वजह होगी इनके कैबिनेट में आने के पीछे। 60 साल से ऊपर वालों को जगह नहीं मिलेगी, ये एक बड़ी बात सूत्रों के हवाले से सामने आ रही है। उम्र जो फैक्टर बताया था पहले मैंने, उस 60 पार से जो होंगे उससे 60 से नीचे ही एक बैरिकेडिंग बना दी गई है 60 साल के। 25 नए चेहरों को मौका मिल सकता है। हमने देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कैबिनेट में वो भी चौंक आते हैं, नए चेहरों को मौका देते हैं और वो चीज सीएम योगी आदित्यनाथ के कैबिनेट में भी देखने को मिल सकती है। 10 हारे मंत्रियों की जगह नए चेहरे होंगे। जाहिर सी बात है इस बार तमाम जो मंत्री उतरे थे चुनाव मैदान में उनमें से 10 को मात मिली थी, उनकी जगह पर नए चेहरे होंगे और 3 पार्टी छोड़कर जाने वाले मंत्री जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे, स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, सैनी है, दारा सिंह चौहान है, उनकी जगह पर 3 मंत्री। ओबीसी और दलितों की हिस्सेदारी इस बार बढ़ी हुई नजर आ सकती है क्योंकि 2024 से आगे 2024 की लड़ाई है तो इस पूरे समीकरण को साधना एक बड़ा काम होगा। और जो 2 बड़े चेहरे इस बार देखने को मिले थे ब्यूरोक्रेट से, वो नेता बने, राजनीति में आए, बीजेपी ज्वाइन किया, चुनाव में उतरे और जीत कर भी आ गए। असीम अरुण उनमें से एक है, राजेश्वर सिंह उनमें से एक है। इन 2 चेहरों के लिए भी कहा जा रहा है कि ये 2 लोग भी योगी कैबिनेट में नजर आ सकते हैं। इनको इसी बार ये बीजेपी में शामिल हुए थे, चुनाव से ठीक पहले चुनाव मैदान में उतरे, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ा मौका दिया पार्टी ने और कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी परीक्षा थी जो वो पास होकर आ भी गए हैं और वो भी कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। तो चलिए ये वो तमाम संभावित नाम है जिन पर चर्चा लगातार चल रही है। न्यूज़ 18 भी लगातार आपको जानकारी दे रहा है और किस तरह से दिल्ली से लेकर लखनऊ तक बैठकों का दौर चलता रहा। अभी होली का मौका है इसलिए 2 दिन बैठक नहीं, लेकिन उसके बाद फिर से बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा और उनसे भी हम बात करेंगे। एसएन सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ मौजूद हैं, विकास श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस, चंद्रशेखर पांडे नेता समाजवादी पार्टी, उनका इंतजार है, मनोज रघुवंशी वरिष्ठ पत्रकार, ये भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबके पास बारी बारी से चलेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। विकास श्रीवास्तव जी, बीजेपी तो अपनी सरकार बनाने जा रही है, ठीक है, और कैबिनेट को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। कहा यह जा रहा कि 2024 सामने है, इसलिए तमाम बातों का ख्याल रखा जाएगा कि योगी कैबिनेट 2.0 जो है उसमें सोशल इंजीनियरिंग वो बैलेंस हो, क्षेत्र का बैलेंस हो, युवाओं का बैलेंस हो, शिक्षा, जो शिक्षित उनके कैंडिडेट जीत कर आए हैं उनका बैलेंस का ख्याल रखा जाएगा। यानी कि पीएम मोदी जिस तरह के कैबिनेट को तैयार करते हैं लगभग वही तस्वीर सीएम योगी के कैबिनेट में भी देखने को मिलने वाली है। आपका इस पर पहला रिएक्शन और कांग्रेस की तैयारी क्या 2024 को लेकर? देखिए, ये तो मीडिया का आकलन है। योगी आदित्यनाथ सरकार अपना शपथ ग्रहण के बाद जो उसका स्वरूप आएगा वही सच्चाई होगी। आकलन करना चाहिए और जो आपने उनको समीक्षा कर रही हैं या जो सजेशन दे रहा है मीडिया, अच्छी बात है कि सबका अगर आपको वोट मिला है तो आपको सबका सामंजस्य भी बैठाना होगा। ये भी देखना होगा कि उसमें युवाओं के कल्याण के लिए क्या योजनाएं बनती हैं, बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाता है, महिला हिंसा को में जो उत्तर प्रदेश नंबर 1 है उससे निपटने के लिए क्या रोड मैप तैयार होता है। हमारा ध्यान तो, कांग्रेस पार्टी का ध्यान तो केवल इस पर है किस तरीके से उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई बेरोजगारी और महिला हिंसा और दलित उत्पीड़न जो नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश में, इसको कैसे कंट्रोल करती है। ठीक है, आपको कितनी उम्मीद है पहले टेन्योर के शासनकाल को देखते हुए, काम को देखते हुए, आपको क्या लगता है आगे 2024 की लड़ाई है तो किस तरह की तस्वीर, एक मजबूत कैबिनेट देखने को मिल सकता है, सीएम योगी आदित्यनाथ का कैबिनेट देखने को मिल सकता है या उस पर पीएम नरेंद्र मोदी उनकी छाप आपको ज्यादा लग रही है देखने को मिलेगी? देखिए, एज ए पॉलिटिकल वर्कर तो
अगर चुनाव आपको जीतने के बाद आपको 2024 का लोकसभा चुनाव अगर देखना है, तो जो आप कह रही हैं उन चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। महिलाओं की, जैसे कांग्रेस पार्टी ने, आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने महिला मुद्दा उठाया है कि महिलाओं की भागीदारी नौकरियों में बहुत कम है। उत्तर प्रदेश में 6% मात्र है महिला की नौकरियों में भागीदारी। राजनीतिक चेतना और नौकरियों में भागीदारी, इन सब चीजों को तो कोई महिला ही ज्यादा संवेदनशीलता से उठा सकती है। इसलिए महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में, और संवेदनशील मुद्दों से महिलाएं जुड़ी होती हैं, और इसलिए हमें लगता है अगर महिलाएं किसी कैबिनेट में होंगी अच्छी मात्रा में, तो वो इस महिला इश्यूज पर 6 करोड़ आबादी के लिए ठीक है। तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, इजाफा देखने को मिलेगा, कैबिनेट में उनका प्रतिनिधित्व देखने को मिलेगा। पॉलिटिकल वर्कर हमारी सरकार होती है, हम लोग बना रहे होते हैं, तो जरूर तो इस बात का ख्याल रखा होता है आपने। 40% टिकट आपने महिलाओं को दिया, जाहिर सी बात है आपको इस बात पर प्रसन्नता होगी कि अगर वो महिलाओं की भागीदारी, नुमाइंदगी बढ़ाए कैबिनेट के अंदर। तो मनोज रघुवंशी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज रघुवंशी जी, इस वक्त क्या योगी कैबिनेट गठन के दौरान, इस कैबिनेट के तमाम मंत्रियों को चुनने के दौरान 2024 का प्रेशर बहुत ज्यादा रहेगा? क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त है नहीं, 2022, 2024 तैयारी बीजेपी बहुत पहले से शुरू कर देती है, रिशफल का बहुत ज्यादा वक्त नहीं रहेगा। तो ऐसे में कोशिश होगी कि 2024 को जो मंत्रिमंडल फायदा पहुंचाए उस तरह का मंत्रिमंडल हो। जी बिल्कुल। और देखिए, ये शिक्षा वाली बात जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि मतलब ऐसे टेक्निकली तो मतलब कोई अनपढ़ आदमी भी पार्लियामेंट के अंदर या असेंबली के अंदर आ सकता है, मतलब वोट मिल जाए तो कोई भी आ सकता है। लेकिन संविधान जो है वो सीधा ऐसे है कि ऐसे है, अगर वो यही न जाने हैं तो मतलब ये बड़े हमारे लिए बड़े डिसएडवांटेज की बात है। तो एक शिक्षा वाली जो बात आपने कही है वो तो खैर बहुत ही अच्छी बात है। 2024 का देखिए चुनाव, मैं ये नहीं मानता कि कोई मंत्री उतना ज्यादा चुनाव जिताने में उतनी बड़ी भूमिका निभाएंगे तो चुनाव जीता जाएगा। वो तो नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जीता जाएगा और योगी आदित्यनाथ की इमेज भी जीता जाएगा। लेकिन देखिए वो एक बात तो बिल्कुल सही है कि देखिए हर वर्ग का, हर जाति का, हर ठीक है, मंत्री वो भले चुनाव ना जितवाएं, जैसा कि आप कह रहे हैं कि इस बीजेपी सीएम योगी और पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव जीत रही है, और 2024 के बारे में भी आप यही कह रहे हैं कि तब भी यही दो चेहरे होंगे यूपी को लेकर, खास करके सीएम योगी और पीएम मोदी, और उन्हीं पर वोटिंग होनी है, चाहे मंत्री कोई हो, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री। ठीक है, लेकिन इस वक्त चंद्रशेखर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं समाजवादी पार्टी के। चंद्रशेखर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। बीजेपी को प्रचंड बहुमत, और बहुमत के बाद अब बीजेपी में बैठकों का दौर दिल्ली और लखनऊ में जारी है। सरकार गठन की तैयारी है, कैबिनेट कैसा होगा उस तस्वीर को अभी तक पूरी तरह से वो तस्वीर साफ नहीं हुई है, उस पर माथापच्ची चल रही है। आपको इस वक्त बीजेपी के सामने कौन कौन सी चुनौतियां दिख रही हैं? 10 मंत्री बीजेपी के हार गए, वो भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने होंगे, और जो सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से भी प्रेशर होगा कि उनके चेहरों को नुमाइंदगी ज्यादा मिले, क्योंकि आप भी गठबंधन के साथ चुनाव में लड़े, सीट से लेकर, उम्मीदवारी से लेकर के विधानसभा के अंदर मंत्री पद की सीट को लेकर भी लड़ाई तो हर जगह चलती रहती है। देखिए, हम इसे इस रूप में ले रहे हैं कि जनादेश का सबसे बड़ा सम्मान यही होता है कि जनादेश आज उनके पक्ष में होंगे सरकार बनाने के लिए, और हमें रचनात्मक विपक्ष के लिए जनादेश मिला हुआ है। हम बिल्कुल अपनी निगाह बनाए हुए हैं उनके सरकार गठन पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें सरकार बनाने का जनादेश दिया है। तो समाजवादी पार्टी को, जब से समाजवादी पार्टी बनी है तब से सर्वाधिक ऐतिहासिक वोटों के साथ में, वोट प्रतिशत के साथ में, वो पूर्व से 2.5 गुना से ज्यादा एक अच्छा, एक मजबूत विपक्ष के रूप में हमको भी जिम्मेदारी दी है। हमारी निगाहें बिल्कुल के विभाग पे हैं। अभी वर्तमान में विभाग किसको देखना है, किसको देना है, नहीं देना है, ये उनका अधिकार है। और जैसे ही विभाग का गठन होता है, नई सरकार अपना कार्यकाल प्रारंभ करती है, नई सरकार के कार्यकाल के पहले निर्णय और पहले मिनट से हम उन पे मॉनिटरिंग चालू करेंगे, और जहां कहीं भी रचनात्मक रूप से एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में प्रतिरोध की, अवरोध की या सलाह की आवश्यकता होगी, या चाहे सड़क पे जाने के लिए जनहित में आवश्यकता होगी, हम अपना धर्म निभाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव सामान्य चुनाव नहीं रहा है, भले ही वहां पे जनादेश सरकार बनाने के लिए उन्हें मिला हो। तो आप कह रहे चंद्रशेखर जी कि इस बार समाजवादी पार्टी
नतीजों के बाद घर पे या ट्विटर तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इस बार समाजवादी पार्टी नतीजों के बाद और जैसे ही सरकार का गठन होता है पहले दिन से ही विपक्ष की भूमिका में एक्टिव रहेगी। आप ये कह रहे हैं कि जो गलती 2017 से 22 के बीच में हुई वो गलती अब नहीं होगी, इस बार नहीं करेंगे, आप ये कह रहे हैं? हम उसे गलती नहीं माने, थोड़ा सा शब्दों को संशोधित कर रहे हैं। हाँ। क्योंकि एक नियम है जनादेश, पिछली बार का जनादेश इस बार के जनादेश में एक अंतर है। पिछली बार हमारे लिए बड़ा शॉकिंग था, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये रिजल्ट को हम जनादेश को किस रूप में लें। इस बार हम इस रूप में ले रहे हैं। हमने लोगों के अंदर हमारी एक चीज, हमारी एक एक मुद्दा की स्वीकारोक्ति देखी। जैसे 1 मिनट का समय लूंगा, उदाहरण दूं, जैसे ओल्ड पेंशन जो हमने ओपीएस लागू करने का वायदा किया, उसका हैरतअंगेज परिणाम था कि जिस बैलेट पेपर के वोटिंग में भारतीय जनता पार्टी लगभग 403 में लगभग 2-4-10 छोड़ करके पहले पुराने दौर में बीजेपी 370-80 सीटों पे जीतती थी या 90-90 सीटों पे जीतती थी। इस बार ओपीएस ने 341 सीटों पे हमको विजयी बनाया। और सबसे मजेदार बात देखिए कि उसमें 311 में लगभग हम 80 to 90% बैलेट पेपर के वोट ले गए हैं। चंद्रशेखर जी, तो क्या आप ये कह रहे हैं, चंद्रशेखर जी, क्या आप भी वही कह रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के कई प्रवक्ताओं ने कहा कि वोटों की चोरी हो गई, ईवीएम की चोरी हो गई? क्या ये बात अब भी आप कह रहे हैं या जनादेश को स्वीकार रहे हैं? प्रवक्ताओं ने क्या कहा हम उस पे नहीं जाएंगे क्योंकि मेरे पास लिस्ट नहीं है। मैं समाजवादी पार्टी ने क्या कहा मैं आपको बता दूं। समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं कहा कि वोटों की चोरी हो गई। क्या अफसर को ये चाहती है? आपके अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये बात कही, आपके अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये बात कही कि ईवीएम की चोरी हो गई है, वोटों की चोरी हो गई है। ऐसा पहले बार हुआ है, पहले तो छेड़खानी होती थी, अब तो चोरी हो गई है। अब आपने शब्दों को संशोधित कर लिया है तो मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा। उन्होंने पहले एक शक, एक डर, एक संभावना के रूप में कहा था कि भाई वोटों की चोरी चाहे वो ईवीएम के थ्रू, क्योंकि सड़कों पे एक बड़ा अव्यवस्था दिखी। ये इतनी अव्यवस्था तो फिर आपने चुनाव रद्द कराने की मांग क्यों नहीं की? समाजवादी पार्टी ने चुनाव रद्द कराने की मांग क्यों नहीं की? चुनाव आयोग में जाइए, आप ये बात रखिए, चुनाव रद्द कराने की मांग कीजिए। फिर मैम आप थोड़ा सा आप चीजों का आप अपनी ही बात को आप सुने। मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने डर, संभावना इसलिए व्यक्त की क्योंकि बैलेट पेपर सड़कों पे थे। हमने वहां पे शिकायत दर्ज कराई, हमारे आरोपों को सरकार ने माना और जिन अधिकारियों ने ये किया, निर्वाचन आयोग ने, आपको पता है कि 3 एटीएम को चुनाव आयोग ने सख्ती के साथ उन पे कार्रवाई की है। ठीक है, कार्रवाई की है इस बात को लेकर कि उन्होंने नियमों का पालन नहीं किया। जब उन्हें बैलेट बॉक्स को कहीं ले जाना था, ईवीएम को कहीं ले जाना था, एक प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, इस वजह से उन पर कार्रवाई हुई है। लेकिन अगर ये इतना मसला है कि आपकी पार्टी सत्ता में आ सकती थी, आप ये कह रहे हैं कि अगर वोटों की चोरी ना हुई होती तो फिर चुनाव रद्द कराने की मांग तो होनी चाहिए, या यूं ही 1-2 शिकायतें दर्ज कराकर आप जाने देंगे मसला और लोगों के बीच बस ये संदेश देकर? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वोटों की चोरी कई तरह से हो सकती है। आज का जो दिन है वो जनादेश सम्मान करने का दिन है। हमने स्वीकार किया है कि जनता ने क्या जनादेश और क्या जिम्मेदारी हमको दी है। हम उस जनादेश को, जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए रचनात्मक विपक्ष के रूप में बिल्कुल पैनी निगाह लेकर के मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को, उनके सत्तारूढ़ होने वाले साथियों को कहना चाहता हूं कि हम चलिए, अच्छा हुआ कि आपने इस बात को कहा कि मैंने स्वीकार किया जनादेश को। मनोज रघुवंशी जी कुछ कहना चाहते हैं? मनोज जी बोलिए। जी, देखिए, अगर ईवीएम की गड़बड़ी संभव होती तो बीजेपी जो बड़े बड़े चुनाव हार गई, जिसपे उसकी पूरी मतलब साख दांव पे लगी थी, बंगाल का चुनाव हार गई, 2015 का बिहार का चुनाव हार गई, दिल्ली का चुनाव 2015 में, 2020 में हार गई, और मतलब वो जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, न जाने इतने सारे चुनाव हारती गई बीजेपी। अगर ईवीएम के ऊपर कंट्रोल होता तो वो ये चुनाव क्यों हारती हो? तो बिल्कुल मनोज जी, लेकिन इस बार थोड़ा सा समाजवादी पार्टी ने थोड़ा सा रास्ता थोड़ा सा उन्होंने बदला था। जब यही तर्क रखा गया समाजवादी पार्टी के सामने, तो इस बार समाजवादी पार्टी की ओर से ये बात कही गई कि ईवीएम से छेड़खानी नहीं बल्कि वोटों की चोरी हो गई, ईवीएम की चोरी हो गई, ये आरोप और ये बात रखी गई उनके सामने से। एक छोटी सी बात रह गई है, कि देखिए, एक कहानी मैंने सुनी कि साहब वो एक गाड़ी पकड़ी गई, उसके अंदर छीनी हथौड़ा जा रहा था। बिल्कुल, मतलब देखिए, ईवीएम की टेम्परिंग के लिए छीनी, हथौड़ा, फावड़ा, खुरपी, कुदाल, हल,
मतलब आपने कभी फोन या लैपटॉप रिपेयर करवाया हो तो आप अच्छी तरह जानती हैं कि लैपटॉप के रिपेयर के लिए हथौड़ा, छीनी, फावड़ा, कुदाल, हल, खुरपी ये नहीं चाहिए होता है। हाँ, लेकिन ये सब कुछ दिखा या दिखाने की कोशिश हुई है। खैर, अब ये चर्चा, अब ये बात पुरानी हो गई ईवीएम को लेकर, जो बार बार ये बात कही जा रही है। लेकिन अगर इतनी ही शिकायत है तो आप पुख्ता तौर पर विरोध दर्ज कराएं, चुनाव रद्द कराने की मांग करें, और अगर ऐसा नहीं है तो इस बात को वहां छोड़े, आगे जनादेश और उसके बाद की जो रणनीति है उस पर बात होनी चाहिए। मनोज जी, एक सवाल जो बहुत बड़ा है, योगी कैबिनेट 2.0, इस पर मंथन चल रहा है लखनऊ में भी और दिल्ली में भी। दिल्ली में बैठकें ज्यादा हो रही हैं और इस वजह से सवाल उठ रहा है कि जो कैबिनेट तैयार होगा यह सीएम योगी आदित्यनाथ का कैबिनेट होगा या पीएम नरेंद्र मोदी का कैबिनेट होगा? दोनों। मैंने पहली बार जब कैबिनेट की बात हुई थी तो आप ही के प्रोग्राम में मैंने ये कहा था कि देखिए ये इस कैबिनेट में कौन कौन से नाम फाइनल हैं, ये फाइनल लिस्ट तो अभी योगी आदित्यनाथ के पास भी नहीं है और नरेंद्र मोदी के पास भी नहीं है। क्योंकि देखिए, कोई नाम तो योगी आदित्यनाथ किसके ऊपर आग्रह करेंगे और नरेंद्र मोदी को मानना पड़ेगा, कोई नाम नरेंद्र मोदी आग्रह करेंगे उसके ऊपर तो योगी आदित्यनाथ को मानना पड़ेगा। इतनी देर लग रही है, इसका मतलब दोनों की तरफ से आग्रह हो रहा है और मान मनोबल में थोड़ा बहुत जो है वो वक्त लग ही रहा है। तो देखिए, लिस्ट तो दोनों की मर्जी से ही होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। क्योंकि आप देखिए, मतलब कोच की भी मर्जी होती है, बैट्समैन की भी मर्जी होती है, कैप्टन की टीम के कैप्टन की भी मर्जी होती है, सबकी मर्जी से बात होती है ना। तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी कोई मनमानी करेंगे या योगी कोई मनमानी कर सकते हैं। बात तो सबकी ही मानी जाएगी और एक समन्वय निकाला जाएगा, जो मेरी समझ है। बिल्कुल, और कोशिश भी यही होगी कि इस तरह के चेहरे हों जो 2024 की राह को आसान बना सके, उस वक्त महत्वपूर्ण हो सके। क्योंकि इससे पहले हमने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब रिशफल किया था, एक्सपेंशन किया था, उस दौरान 2022 इलेक्शन से पहले जब उन्होंने लास्ट रिशफल किया था तो इस बात का ख्याल रखा गया था कि यूपी 2022 चुनाव में उसका फायदा मिल सके। ऐसे ऐसे नाम जोड़े गए थे, चाहे वो जाति के हिसाब से जोड़ लीजिए या क्षेत्र के हिसाब से जोड़ लीजिए। इस बार कहा जा रहा है कि शिक्षा एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, एक्स फैक्टर में शामिल है। जो शिक्षित होंगे उनको तवज्जो मिलेगी। उम्र एक बहुत बड़ा फैक्टर बताया जा रहा है कि उम्र देखी जाएगी और जो 60 से ऊपर के हैं उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। मनोज जी, एक चुनौती और मैं देख रही हूं बीजेपी के सामने। 10 मंत्री जो चुनाव हार गए, वो भी समाज के अलग अलग वर्ग से होंगे, तो क्या उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जाएगा या फिर कोई तरीका होता है कि उनके जातिगत समीकरण की वजह से या किसी और प्रेशर की वजह से किसी तरीके से साधा जा सके? देखिए, वो जातिगत समीकरण के दूसरे नाम तो मिल ही जाएंगे ना, वो समस्या थोड़ी ना है। तो मतलब जैसे अभी आप ही उनकी जो लेडी है बेबी रानी मौर्य जी, अब मतलब केशव प्रसाद मौर्य मान लीजिए हार गए और वो लेडी जीत गई और उनको आप जगह दे रहे हैं, तो मतलब वो तो जातिगत समीकरण तो कॉम्पेंसेट हो ही जाएगा। उसमें ये थोड़ी ना कि जो हार गए उसके दूसरे लोग नहीं होंगे उस जात के। जी, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आप कह रहे हैं बड़ी समस्या नहीं है। एसएन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। एसएन सिंह जी, स्वागत है आपका। इंतजार आपका चल रहा था क्योंकि सबसे पहला सवाल तो आज आपसे ही बनता है। कैबिनेट को लेकर हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, महाबहस कर रहे हैं। तो योगी कैबिनेट 2.0 तैयारी फुल ऑन है। लखनऊ, दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है। जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं जिनको जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की दी गई थी, वो मीटिंग्स कर रहे हैं और साथ ही जो सहयोगी दल हैं उसके अध्यक्ष भी दिल्ली में बैठक कर रहे हैं लगातार। तो कौन सा, अगर मैं सबसे पहले आपसे एक कमेंट चाहूं कि योगी कैबिनेट 2.0 तस्वीर किस तरह की होगी, एक लाइन में आप डिफाइन कीजिए, किन बातों का ख्याल रखा जाएगा, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत सुंदर, साफ सुथरी, लोकतांत्रिक, मर्यादित और होली के समय अगर हो रहा है तो बिल्कुल कलरफुल सभी को। नहीं, अखिलेश यादव ने तो कहा था कि आप एक रंग वाली पार्टी हैं, बहु रंग वाली पार्टी तो वो है, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप कलरफुल कैबिनेट बनाने जा रहे हैं। तो अखिलेश यादव जी कुछ भी कहते हैं, उनकी विश्वसनीयता नहीं है। तो वो तो कोरोना की वैक्सीन को भी भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन बता रहे थे। तो अखिलेश जी की जब विश्वसनीयता नहीं है तो वो कहते रहे। लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा कि जो खूबसूरत लोकतंत्र आज उत्तर प्रदेश ने
37 साल बाद तैयार करके पुनः भारतीय जनता पार्टी की एक मर्यादित सरकार बनाई है। निश्चित तौर पे बहुत ही खूबसूरत मंत्रिमंडल आपको देखने को मिलेगा। और जो एसएन सिंह जी, इस खूबसूरत मंत्रिमंडल, एसएन सिंह जी, इस खूबसूरत मंत्रिमंडल, कलरफुल मंत्रिमंडल, इसे किस तरह से डिफाइन करेंगे आप? देखिए, जब कलरफुल होगा तभी खूबसूरत होगा, जिसमें हर तरह के फूल होंगे, सभी का प्रतिनिधित्व होगा, युवा चेहरे होंगे, उसमें दलित चेहरे होंगे, उसमें सभी समाजों का मिश्रण होगा। जब इस तरह का मंत्रिमंडल होगा तो निश्चित तौर पे बहुत ही खूबसूरत होगा। सिंह साहब, चुनाव के दौरान रंगों की सियासत भी खूब हुई, चुनाव के दौरान रंगों की सियासत भी खूब हुई, भगवा रंग, जंग वाला रंग, लाल रंग, रेड अलर्ट, तमाम बातें। तो यहाँ सारे रंग देखने को मिलेंगे। आप मुझे उम्मीद है कि आप मेरा सवाल समझ रहे होंगे। देखिए, हम तो भगवा रंग से प्रेम करते हैं, हमारी पार्टी भगवा रंग से प्रेम करती है, लेकिन हम कार्य 100% लोगों के लिए करते हैं। आप देखे होंगे, कई लोग कहते थे कि जो लाल टोपी लगाने वाले लोग कहते थे कि हम जो है कुछ ऐसे नाम देते थे, मैं क्यों, ये सब ठीक नहीं है, चुनाव बीत चुका है, तमाम ऐसे बयान आते हैं। मैं तो बड़ी सज्जनता से भाव प्रकट करते हुए जरूर कहूंगा कि इस उपवन का जो माली है वो हर तरह की चीजों को बड़े ही सजा के रखेगा, और जो भी होगा, मैं कह रहा हूं, जो भी होगा वो प्रदेश के हित में, देश के हित में और जनता के हित में कार्य करने वाला होगा। ठीक है, कुछ और सवाल भी आपसे हैं एसएन सिंह जी, कुछ और सवाल भी आपसे हैं, लेकिन उससे पहले चंद्रशेखर जी के पास चलूंगी। चंद्रशेखर जी, आप लगातार, आपकी पार्टी लगातार कहती रही कि ये तो सिर्फ एक रंग वाली पार्टी है और बाकी सारे रंग हमारे साथ हैं। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि हमारी कैबिनेट में सारे रंग दिखेंगे, जिसमें भगवा भी, लाल भी, हरा भी, पीला भी नजर आएगा। जिस पीली टोपी, पीले गमछे के साथ अखिलेश यादव नजर आए थे, तो ये तो कह रहे कि सारे रंग हमारे साथ होंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, अगर ये जैसा कह रहे हैं वैसा अगर वास्तव में करने लगे तो भारतीय जनता पार्टी अपना ट्रैक रिकॉर्ड खुद ही बदल देगी। पुराना ट्रैक ये संदेह क्रिएट करता जरूर है, लेकिन इसके बावजूद भी सकारात्मक सोच के साथ में मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं कि ये ऐसे ही सभी रंगों को, सभी लोगों को लेकर के चलें, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को एक अच्छी सरकार मिल सके। और हम समाजवादी ये आपसे वायदा करते हैं, दर्शकों को वायदा करते हैं कि पूरी शिद्दत के साथ में इनके प्रत्येक कार्य पे, इनके हर एक निर्णय पे पैनी निगाह रखेंगे। और हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ने जिन मुद्दों पे बढ़ चढ़ के हमारा समर्थन किया है, उन मुद्दों को हम लगातार उठाते रहेंगे। ठीक है, यानी कि आप पहले दिन से कॉपी पेन लेकर के हिसाब किताब करेंगे कि सरकार किस तरह से काम कर रही है, ठीक कर रही है, नहीं कर रही है। अगर गलत किया सरकार ने तो आप सड़कों पर नजर आएंगे, आप विपक्ष सदन में सड़क पर आवाज उठाएंगे, आप कह रहे हैं। और तैयार रहना होगा एसएन सिंह जी, आपको ऐसी कैबिनेट हो, ऐसे मंत्री हो जो पहले दिन से आउटपुट दे सके, क्योंकि समाजवादी पार्टी की नजर आप पर रहेगी मुख्य विपक्षी के तौर पर। वो कह रहे हैं कि वो तो पहले दिन से काम पर लग जाएंगे, भले ही आपके मंत्री लगे ना लगे। एक सवाल है आपसे, 10 मंत्री बीजेपी के हार गए चुनाव मैदान में, और ये नंबर भी कम नहीं होता। यानी कि 10 मंत्रियों से लोग नाराज थे, उनकी परफॉर्मेंस से लोग नाराज थे और इसी वजह से वो हारे। तो इस बार एक दबाव होगा कि ऐसा मंत्रिमंडल हो जिनसे नाराजगी ना हो। 2024 की बहुत बड़ी लड़ाई है, या आप भी यही मानते हैं कि कोई भी मंत्री बने, चुनाव तो हम योगी मोदी के चेहरे पर जीत ही जाएंगे? देखिए, हर आदमी प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखता है और नया करता है। भारतीय जनता पार्टी में तमाम बड़े प्रयोग होते हैं, आप देखी होंगी, और बहुत ही खूबसूरत मंत्रिमंडल होगा। और हार जीत के कारणों पे अलग से मंथन चल रहा है, उस पे जाहिर है कि अगर कहीं हमसे कोई भूल चूक हुई होगी जहां से जनता का आशीर्वाद हमको नहीं प्राप्त हुआ, लेकिन हमने भयभूत भ्रष्टाचार मिलाकर राशन, शासन और अनुशासन देकर पूरे प्रदेश के विकास की गति को डबल इंजन की सरकार के नाते बढ़ाने और कार्य करने का कार्य किए थे। और कोशिश करेंगे कि ये डबल इंजन की सरकार इस बार और गति से जो विकास का पहिया है वो केवल क्षेत्रवार नहीं, पूरे प्रदेश का गति से विकास करे। और हमने जो कुछ भी संकल्प पत्र में वादा किए हैं, पहले दिन से उस कार्य को करें बिना विलंब किए हुए। और हमारे जो अच्छा, एक खबर आ रही है एसएन सिंह जी, एक खबर आ रही है कि स्वतंत्र देव सिंह, जिनकी अगुवाई में प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, उनकी अगुवाई में उत्तर प्रदेश बीजेपी चुनाव मैदान में उतरी। पिछली बार केशव प्रसाद मौर्य ने यह जिम्मेदारी निभाई थी, वो डिप्टी सीएम बने। इस बार स्वतंत्र देव सिंह, क्या वो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं? चर्चा चल रही है। देखिए,
एसएन सिंह तो पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी कह सकती हैं। मैं तो यही कहूंगा, हमारे आदरणीय हमारे वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय स्वतंत्र जी, और निश्चित तौर पे पार्टी जो कुछ भी करेगी वो सबको ध्यान में रखते हुए अच्छा ही करेगी। ये तो आप ही कर सकती हैं, अभी तो इस तरह से मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, लोगों की एक और डिमांड आ रही है एसएन सिंह जी, जो है एक और चर्चा बहुत ज्यादा है और डिमांड भी आ रही है कि एक महिला उप मुख्यमंत्री, दलित चेहरा, जाटव बेबी रानी मौर्य का भी नाम लिया जा रहा है कि उन्हें उत्तराखंड के राज्यपाल पद से वो हटी, यहाँ आई, चुनावी राजनीति में फिर से आई, चुनाव लड़ी, जीती, और कहा जा रहा है कि अब वो कैबिनेट में होंगी और मुमकिन है कि वो भी उप मुख्यमंत्री होंगी। निश्चित तौर पे बेबी रानी मौर्य जी दलित चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता है, महिला भी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में उनका एक अहम योगदान रहा, और महिलाओं का सम्मान करना, महिलाओं के लिए कार्य करना भारतीय जनता पार्टी का पुराना रसूख रहा है। आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी की 2017 से जब से सरकार बनी, तमाम योजनाएं बढ़ चढ़ के वो भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए दिया। तो इस बार के भी मंत्रिमंडल में महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, महिलाओं को उचित मिलेगा प्रतिनिधित्व कैबिनेट के अंदर भी। मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका भी कोई सवाल है क्या कैबिनेट को लेकर? मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है कि उनका एक बहुत बड़ा दलित चेहरा हो। पहले जैसे जगजीवन राम थे, कांग्रेस के अंदर बहुत बड़ा चेहरा थे, बाद में अब देखिए मायावती बहुत बड़ा चेहरा बन गई थी, लेकिन आज के दिन मायावती का वोट बैंक श्रिंक करता चला जा रहा है और वो फील्ड में एक्टिव नहीं है, इसलिए शायद और आगे श्रिंक कर सकता है। ये एक वैक्यूम है और पॉलिटिक्स वैक्यूम बर्दाश्त नहीं करती। बीजेपी के पास एक मौका है एक दलित चेहरा बड़ा बनाने का। ये मौका है, सुना आपने एसएन सिंह जी, एक मौका है एक दलित चेहरा को बड़ा बनाने का, और लगातार जो आरोप भी लगते रहे हैं। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विकास जी। एसएन सिंह साहब से मेरा एक प्रश्न है। योगी सरकार ने पिछले कार्यकाल में एक कमेटी बनाई थी, राघवेंद्र कमेटी, जिसमें राघवेंद्र कमेटी ने 400 पन्ने की रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा गया था जो पिछड़ा वर्ग है उसके साथ प्रतिनिधित्व नौकरियों में और नहीं हो पाया है कायदे से। जो मंडल कमीशन का जो मकसद था वो पूरी तरह पूर्ण नहीं हो पाया उत्तर प्रदेश में। तो 400 पन्ने की रिपोर्ट सदन में आ चुकी थी योगी सरकार के सामने, जिसमें आरक्षण को पिछड़ा, अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा के आधार पर बांटने की बात हुई थी। उसके आधार पर योगी आदित्यनाथ जी ने 17 अनुसूचित जातियों को में शामिल करने के लिए 17 अति पिछड़ी जातियों को भेजा था, जिसको केंद्र के तत्कालीन मंत्री, सामाजिक न्याय मंत्री थावरचंद गहलोत जी ने वापस कर दिया था। ठीक है, आज भी वो बात वहीं का वहीं टिकी हुई है। क्या इस कैबिनेट में ऐसा कोई चेहरा होगा जो इस लड़ाई को लड़ेगा? और भारतीय जनता पार्टी बड़े हृदय के साथ में ये 400 पन्ने की जो राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट थी, हालांकि सिंह साहब जवाब दीजिए, 400 पन्ने की राघवेंद्र कमेटी की रिपोर्ट, उस पर क्या कोई एक्शन होगा? पिछड़ा, अति पिछड़ा अलग अलग कैटेगरी में बांटकर उनके साथ जो आरक्षण की बात है उस पर कोई अमल लाया जाएगा, काम में आएगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मैं वही बताना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता जो विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर और आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर दिखाई है, निश्चित तौर पे उस विश्वास पर पूरी तरह से खरा उतरने का कार्य उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता की पार्टी है वो निश्चित तौर पे करने की कोशिश करेगी। और आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी वो सारे कार्य करती है जो देश और समाज के हित में होता है। अंत्योदय की योजना जो हमारी परिकल्पना है, अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना, सर्व समाज की बात करना, हमने नारा ही सबका साथ। ठीक है एसएन सिंह जी, लेकिन नाराजगी भी बहुत झेलनी पड़ सकती है। 10 मंत्री तो खैर हारे, जाहिर सी बात है वो बाहर हो गए। बताया जा रहा है कि और भी कई मंत्रियों की लिस्ट तैयार है जिनकी परफॉर्मेंस से पार्टी आला कमान बहुत खुश नहीं, संतुष्ट नहीं थे। भले वो जीत गए हों, लेकिन उनका भी टिकट कट सकता है, तो नाराजगी तो बहुत होगी। केशव प्रसाद मौर्य वो अपना चुनाव हार गए, तो उनकी जिम्मेदारी भी बदलेगी। किस तरह से ये सब कुछ बैलेंस होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक, मर्यादित और राष्ट्रवादी पार्टी है। मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं,
और यहाँ किसी तरह की नाराजगी नहीं होती है। अगर कोई तो बात नाराजगी की तो गुंजाइश भी बात लोकतांत्रिक जो व्यवस्था होती है, अगर जो एसएन सिंह जी, नाराजगी की गुंजाइश भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर ही होती है। जो लोकतंत्र नहीं, जहां वहां नाराजगी कहां? तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई बात होगी तो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, सारे लोग वरिष्ठ से वरिष्ठतम नेता है, हम चीजों को अच्छे तरीके से कार्य करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो शासन और सत्ता पाई है, वो सत्ता का लाभ लेने के लिए नहीं, सेवा करने का मकसद होता है। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बार बार ये याद दिलाता रहता है कि जिसको भी भारतीय जनता पार्टी में रहना है उसको कार्य करना है, और सेवा सत्ता लाभ के लिए नहीं, सेवा लाभ के लिए होना चाहिए। आज आप देखी होंगी तमाम ऐसी बड़ी पार्टियां देश में जो, लेकिन चंद्रशेखर जी कुछ अलग कहते हैं। चंद्रशेखर जी, जिसको भारतीय जनता पार्टी में रहना है, काम करना है, कह रहे वो दूसरे निगाह से लेते हैं। यद्यपि इनके ये दलीय मसला है, ये जैसे चाहे अपनी पार्टी को चला सकते हैं, जैसे चाहे मंत्रिमंडल का गठन कर सकते हैं, जनादेश इनके पक्ष में है, इसलिए ये इनकी जिम्मेदारी है। परंतु जनता ने जो हमारी जिम्मेदारी दिया है, जिस प्रचंड मतों के साथ में, प्रचंड 2.5 गुना ज्यादा सीटों के साथ में हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं सरकार बनने का। क्योंकि तो आप अपनी भूमिका निभाएंगे। जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी को भी जो जनादेश जनता ने दिया है वो उम्मीदों वाला जनादेश है। पार्टी में उम्मीद लोगों की जगी है, बढ़ी है, ये जनादेश से जाहिर है। अब आपको अपनी जिम्मेदारी निभानी है एक प्रमुख विपक्ष के तौर पर, और सिर्फ प्रमुख विपक्ष के तौर पर नहीं बल्कि एक्टिव विपक्ष के तौर पर आपको दिखना है। और एसएन सिंह जी, एक सवाल और है आपसे, और ये सवाल है सहयोगियों दलों को लेकर के। लगातार अनुप्रिया पटेल भी दिल्ली में है, उनकी मुलाकात हो चुकी है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से, धर्मेंद्र प्रधान से भी उनकी मुलाकात हुई है, मीटिंग चल रही है लगातार। स्वतंत्र देव सिंह भी वहां पर मौजूद थे, डॉक्टर संजय निषाद भी पहुंचे। तो उनकी तरफ से क्या डिमांड है अभी तक, कितना प्रेशर है, या सब कुछ नॉर्मल है? सहयोगियों के साथ बहुत सुंदर रिश्ता भारतीय जनता पार्टी निभाती है। आप देखे होंगे केंद्र सरकार में पूर्ण बहुमत आने के बाद भी सहयोगियों को हमने पूरा प्रतिनिधित्व दिया, और उत्तर प्रदेश में भी वही भागीदारी रहेगी। जो हमारे सहयोगी होते हैं हम उनको सर आंखों पर बैठा के रखते हैं, साथ लेकर चलते हैं, पूरा सम्मान देते हैं। लेकिन ओपी राजभर तो नाराज होकर चले गए थे चुनाव से पहले। ओपी राजभर, वो भी आपके सहयोगी थे, वो तो नाराज होकर चले गए होंगे। ओपी राजभर साहब ने बताया भी कि वो क्यों नाराज हो गए। उनके नाराज होने का कारण, पहले समाजवादी पार्टी पे नाराज होते थे, फिर बहुजन समाजवादी पार्टी पे नाराज होते थे, कई लोग मनुष्य रूप धारण करके नेवला भी बन गए स्वतः ईश्वर ने। तो उतनी सीटों पर, उतने नंबर्स पर सहमति बन जाएगी ना अपना दल एस और निषाद पार्टी के साथ, कि 2024 से पहले कोई नाराजगी इन दोनों के बीच ना दिखे? देखिए, बिल्कुल कोई नाराजगी नहीं दिखेगी। जब आपका मन साफ हो, सुंदर कार्य के लिए आप चलते हैं, तो परिणाम निश्चित तौर पर सुंदर ही आता है। कितनी सीटें बीजेपी ने सोच रखा है सहयोगी दलों को देने के लिए कैबिनेट के अंदर? देखिए, आपके पास अच्छी जानकारी होगी, क्योंकि आप लोग की पहुंच पकड़ दिल्ली तक है। अरे, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते एसएन सिंह यही कहेंगे कि जो है एक अच्छी सरकार बनने जा रही है, जो देश और प्रदेश की जनता के हित के लिए कार्य करेगी, जो प्रदेश के विकास के लिए कार्य करेगी, जो 100% के लिए कार्य करेगी, जो बुनियादी ढांचे हैं उसमें विकास का कार्य करेंगे। हम प्रदेश का मान सम्मान गौरव बढ़ाने का कार्य करेंगे। ठीक है, मैं यही कह सकता हूँ। ठीक है, मनोज जी आपके पास आती हूँ। आपने सुना सहयोगी दलों को लेकर इनकी क्या राय है, किस तरह से उन्होंने कहा कि सबको सम्मानित जगह कैबिनेट के अंदर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा, लेकिन एक प्रेशर रहता है और ये प्रेशर चुनाव से ठीक पहले बढ़ जाता है। तो 2024 का प्रेशर कहीं अभी तो महसूस नहीं हो रहा होगा सहयोगी दलों को भी कैबिनेट में रिप्रेजेंटेशन देते वक्त? जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, कैलकुलेशन तो मतलब एंटिसिपेशन कैलकुलेशन का एक हिस्सा है कि 2 साल बाद ग्राफ क्या होगा, क्या होने की संभावना है। देखिए, अब कोई रिबेलियन की गुंजाइश तो है नहीं, क्योंकि अब यूपी का इलेक्शन तो 5 साल के लिए हो गया डिसाइड, तो अब कोई बीच में रिबेलियन की गुंजाइश तो है नहीं। लेकिन हाँ, मतलब ये कि एक्स्ट्रापोलेशन जो कि ग्राफ खींच के और इनकी परफॉर्मेंस यहाँ जाएगी, इनकी परफॉर्मेंस यहाँ जाएगी, ये इन लोगों को जोड़ेंगे, ये इन लोगों को जोड़ेंगे, इनका प्रभाव इस क्षेत्र में है, इस जात में है,
वो तो कैलकुलेशन देखिए पूरा बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, ये लोग कितनी मेहनत करते हैं। ठीक, और वो कैलकुलेशन अभी चलता रहेगा जब तक तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं हो जाती, जब तक मंत्रियों की लिस्ट सामने नहीं आ जाती, जब तक शपथ ग्रहण नहीं हो जाता। मुझे लगता है ये कैलकुलेशन चलता रहेगा और न्यूज़ 18 हर एक जानकारी, हर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा, ये हमारा वादा है। धन्यवाद आप सभी का इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो योगी कैबिनेट 2.0 कैसा होगा, मंत्रिमंडल की तस्वीर कैसे होगी, इसे लेकर लगातार चर्चा चल रही है। देखना होगा कि जो बातें हो रही थी, जिस एक्स फैक्टर की बात बीजेपी की ओर से कही जा रही, चाहे वो उम्र हो, जाति हो, क्षेत्र हो, या फिर जो जातीय समीकरण है और महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात हो रही है, तो कितना ख्याल रखा जाता है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।